नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वणक्कम एंड वेरी गुड इवनिंग। एक बार फिर से एंजल्स की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित भारत की खोज। हमने देखा कि 1944 में अहमदनगर के किले में जब वे कारावास में थे तो उन्होंने बहुत अच्छा संकलन किया। हालांकि वो बार बार इस बात को कहते हैं कि मैं ना तो इतिहासकार हूँ और ना ही कोई बहुत बड़ा लेखक, मैं तो एक सतही कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन एक अध्यापक के नाते और एक स्कॉलर के नाते हम और आप समझ सकते हैं कि कितनी सुंदर पुस्तक उन्होंने लिखी है और भारत के हर स्थान का कितना अच्छा विवरण किया है उन्होंने। हालांकि वो ये भी लिखते हैं कि हालांकि मेरे कण कण में भारत रमा है, लेकिन मैं भारत को शुरुआती दृष्टिकोण में एक ऐसे व्यक्ति के रूप से देखना चाहता हूं जो भारत के बाहर से आया हो। विदेशियों को भारत कैसा लगता है, अगर कोई मेरा विदेशी मित्र, पश्चिम से आया हुआ कोई मित्र भारत के बारे में लिखता और जानना चाहता तो वो क्या लिखता। मैं भी उसी दृष्टिकोण से लिखना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी अब इस पुस्तक को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि कितनी गहराई से उन्होंने लिखा और समझा है। हमने पिछले वीडियो में अहमदनगर के किले के बारे में जाना, हमने नदियों के बारे में जाना, हमने विभिन्न शहरों के बारे में जाना। अब हम भारत की शक्ति और भारत की सीमा की बात करेंगे। भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है, पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट है। भारत तकनीक की दौड़ में पिछड़ गया और यूरोप, जो तमाम बातों में एक जमाने से पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया। इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी तथा हौसलामंद जीवनी शक्ति और मानसिकता थी। नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उनके लिए अपना विस्तार करके पूरब पर अधिकार करना आसान हो गया। यह केवल भारत की ही नहीं, लगभग सारे एशिया की कहानी है। नेहरू जी ने शुरुआत इसी तरह से की थी। उन्होंने हमारे अतीत के उस प्रचुरता की भी बात करी थी, लेकिन फिर याद कीजिए उन्होंने शुरुआत करते समय एक बात कही थी कि आखिर कहाँ कमजोर पड़ गए थे हम, क्या खोया हमने जो इस तरह से गुलामी हमें झेलनी पड़ी। और उसी बात को वो दोबारा कहते हैं और एक कारण खोजते हैं कि हम तकनीक में यूरोप से पिछड़ गए थे। याद कीजिए, बहुत अरसे की बात नहीं हुई थी जब चीन और यूरोप से सब लोग भारत को सोने की चिड़िया कहा करते थे और भारत से व्यापार करने से लेकर के और भारत में शिक्षा ग्रहण करने तक वो लालायित थे। आखिर क्या हो गया था, फिर भारत इतना कमजोर पड़ा। निश्चित रूप से एक अध्यापक की दृष्टि से मैं भी यही पाता हूँ कि कहीं ना कहीं हम तकनीकी होड़ में शायद पिछड़ गए और यूरोप ने इसका फायदा उठा लिया। और केवल भारत नहीं, ये भारतीय उपनिवेश का ये पूरा क्षेत्र, ये लगभग एशिया का ही पूरा क्षेत्र कहिए, ये पिछड़ गया था उस समय। आइए नेहरू जी के शब्दों में जानते हैं आगे क्या कहते हैं। ऐसा क्यों हुआ? इस गुत्थी को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है,
क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी नहीं थी, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता है। जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आ जाती है। क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती है। जहां कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया, वहां शब्दांडर से लेस भाष्यकार उसकी जगह लेता दिखाई देने लगता है। भव्य कला मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगी। प्रभावी किंतु सरल, सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले ली। साहसिक कार्यों की लालसा, छलकती हुई जिंदगी, जिसके कारण सुदूर के देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका था, क्षीण हो चली और उसके स्थान पर महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया। जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त होती गई और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने इसकी जगह ले ली। अतीत के विकट भार ने उसे कुचल कर रख दिया और वह एक तरह से मूर्छा से ग्रस्त हो गई। मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट की इस हालत में भारत का हास होने लगा। वह गतिहीन और जड़ हो गया, जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति के पथ पर बढ़ने लगे। तो इस तरह से नेहरू जी यहां ये देखते हैं कि वो प्रगतिशील भारत जिसकी चर्चा यूरोप और दूसरे भागों में हुआ करती, अब मूर्ति पूजा और अंधविश्वासों की जड़ता में जकड़ा गया था। भारत जड़ होता चला गया, उसकी जो प्रोग्रेस थी वो क्षीण हो गई और यही कारण था कि भारत पिछड़ता चला गया। आप याद कीजिए, एक ऐसा दौर आया जब ब्राह्मणवादी परंपराओं ने हमें ये बताना शुरू कर दिया कि महासागरों को पार करना कोई अच्छी बात नहीं है। हम पे महासागर पार करने की रोक लगने लगी और उधर से लोग महासागर पार करके हमारे देश तक पहुंचने लगे। क्या ये विचार सही थे? नहीं, कहीं ना कहीं इन विचारों ने भारत को क्षीण करके रख दिया। भारत जिसे आगे बढ़ने की परंपरा के रूप में देखा जाता था, याद कीजिए, सबसे पहले जीरो देने वाला, सबसे पहले गणित में आगे रहने वाला, सबसे पहले आयुर्वेद में आगे रहने वाला भारत अब लगभग हर क्षेत्र में पिछड़ने क्यों लगा था, ये सोचने का विषय है। तीन विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटीज देने वाला भारत, जहां विदेशों के बच्चे पढ़ने आते थे, अब पिछड़ने क्यों लगा था, ये सोचने का विषय है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नेहरू जी के शब्दों में ये स्थिति कैसे बनी। किंतु यह स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रस और लंबा दौर रहा होता तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता। एक युग का अंत और ध्वंस हो जाता और किसी नई चीज का निर्माण हो जाता। इस तरह का क्रम भंग नहीं हुआ और भारत में भी निरंतरता बनी रही। इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते रहे। नए को समझने और उसे अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने लायक समझा गया,
उसका सामंजस्य करने के प्रयास साफ दिखाई पड़ते हैं। अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा रहा और उसकी अंतर वस्तु बदल गई। ऐसी लालसा जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है जो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सका हो और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रही, इसी लालसा ने उन्हें गति दी और उन्हें पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने का सामर्थ्य दिया। तो नेहरू जी का ये भी कहना है कि ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ खोते जा रहे थे, सब कुछ क्षीण हो रहा था। नहीं, हमने कुछ तो बुनियादी वो जो हमारी ताकत थी उसको बरकरार भी रखा। देखिए, यहाँ फिर से एक बात याद रखने वाली है कि हमारे साथ की 5-6 संस्कृतियां खत्म हो गई। वो पुरानी सभ्यताएं जो 5-6 हजार साल पुरानी, वो सभी खत्म हुई, लेकिन कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यूनान को लीजिए, ग्रीस को लीजिए, दूसरी सभ्यताओं को लीजिए, सभी तो खत्म हुए, हम क्यों नहीं खत्म हुए? कुछ तो हमने बरकरार रखा। और यही नेहरू जी पाते हैं अपने खोज में कि सब कुछ नहीं खोया, हालांकि बहुत कुछ खोया और इसीलिए गुलामी भी सहन करनी पड़ी। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, पढ़िए भी इस पाठ को, और मैं आपको कल 10 सवाल भेजूंगा, फिर मेरे सवालों के जवाब दीजिएगा और फिर हम अगले वीडियो में बात करेंगे भारत की तलाश। तब तक के लिए शुभ रात्रि। मेरे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।